ये पहली बार नहीं हुआ, चुनाव आया है तो बहुत सारे लोग घूमने आए, गली गली घूम रहे हैं। उनकी जरूरत है भाई, उनको घूमना भी चाहिए। नहीं घूमेंगे तो आपकी वोट को बेचेंगे कैसे? आपके टिकटों को बेच के पैसे कैसे कमाएंगे भाई? उनको घूमना चाहिए भाई, उनको जरूरी है घूमना। मगर उनसे ये भी पूछना कि भाई आप 4.5 साल कहाँ थे? 4.5 साल आप भी मुख्यमंत्री की तरह सो रहे थे क्या? 4.5 साल में आपको इन कमजोरों का दर्द नहीं लगा? आज जब इनकी आवाज उठाने के लिए सैकड़ों नेता नौजवान राजस्थान में तैयार हो गए हैं, उन नेताओं के सपनों को कुचलने के लिए आज पैसे वाले लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं राजस्थान में। ऐसे टूरिज्म करने वालों को, घूमने वालों को भी आप लोगों को जवाब देना। मेरा तो एक ही बात को कहना है, एक चीज बहुत जरूरी जिससे आपको सावधान रहना है। जो भी नौ में हुआ, जो करने का प्रयास बरेली में किया गया, यहां जिनकी सरकार है उनसे हमें सत्ता छीननी है। लेकिन इसके बाद 2024 में सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी, इस बात की भी तैयारी हम लोगों को करनी। इस बात से भी सावधान रहना है कि नूह में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को। एक ऐसा आईपीएस जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में, उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया। और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएससी में लगा दिया गया। सरकारें बदलेंगी। नूह की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है, और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। नूह की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कामयाब होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया? आप बताओ मेरे लोगों। तो क्या किसी बंटवारे से हमारी राजनीति कामयाब हो जाएगी? इस सारे बंटवारे और हिंदू मुसलमान के दंगे के चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं गूदे समाज के हमारे नेता बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 गूदे समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो क्या? जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके खून से होली खेली गई। क्या हरियाणा में जाट समाज के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल गए हो क्या? क्या दलित समाज के लोग 2 अप्रैल को जो आपकी खाल खींची गई और पूरे देश में जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको भूल गए हो क्या? अगर आज भूल जाओगे तो कारवां लुट जाएगा, और कारवां लुट जाएगा तो लोग आपसे, आने वाली पीढ़ियां ये सवाल पूछेंगे कि जब अधिकार थे तो आप क्या कर रहे थे? सामान्य साथियों, आज एक षड्यंत्र बना के मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार के नाम पे उसी नफरत की दीवार को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरी इस बात पर गौर करना कि जो स्वाभिमान सम्मान आज हमें प्राप्त है, 12 साल से पहले ये दिलाने के लिए मैं नाम गिनाऊंगा आपको और आप याद करना। मैंने ये दिल्ली के मंच से भी आपको याद दिलाया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर अजय यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू सिंहदयाल चौरसिया, संत राम बी प्रजापति जी, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं। इन्होंने आंदोलन चलाया, उसी को आगे खींचने का काम पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किया। आप अपने अपनों को नहीं जानते, इसलिए आपको, जब आप इतिहास नहीं जानते, इसलिए आपको हिंदू मुसलमान में बांट के आपके ऊपर राज करना चाहते हैं।
मैं इशारों में नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं कि इस देश की किसी भी पार्टी में जो समय भी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके रेबर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होते मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते मेरे लोगों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है, गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई असमानता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान सम्मान के जीवन की है। और अगर कोई मानववादी विचारधारा को, गैर बराबरी की विचारधारा को पालने पोषने का काम करेगा वो हमारा अपना कभी नहीं हो सकता। इस बात को आपको याद रखना। सम्मानित साथियों, एक बार मैं आया था गोली लगने के बाद भरतपुर और आज आया हूं राजस्थान। मेरे जैसे हजारों लोग के खून बहेंगे। आजादी मांगने से नहीं मिलती है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। सरदार मनोज सिंह धोनी यहाँ बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव सोमनाथ प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं। इतिहास गवाह है, मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार और आजादी छीननी पड़ती है और छीनने के लिए बल की जरूरत होती है। और साहब काशीराम जी ने कहा, जिनका दल नहीं होता उनका बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, माओ से पूछना चाहता हूं, अगर अमीर इस देश में गरीबों के हितैषी होते तो आप बताओ कोई गरीब रहता क्या? आप जानते नहीं राजस्थान का हाल, ना पीने को साफ पानी, ना रोजगार, चारों तरफ से महंगाई की मार, जुल्म जाति अत्याचार। एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, डाटा देखो तो रूह कांप जाती है। क्या क्या नहीं साहब पिछले 5 साल में। मेरा आपसे सवाल है, आगे भी ये सहना चाहते हो क्या? आपने सबको अवसर दिया, सबको ताकत देके भेजी। हर्षाधिपति वाल्मीकि को किसने पीटा? वो विधायक कौन सी पार्टी का था बताओ मेरे साथियों? वो विधायक कौन सी पार्टी का था बताओ मेरे साथियों? कौन सी पार्टी का? नहीं, जोर से बताओ, बहुजन मीडिया के साथियों को पता लगना चाहिए कौन सी पार्टी का था, किसकी वोट से बना। आपकी वोट लेके आपको पीटने वाले लोगों को दोबारा से मौका दोगे क्या भाई? आप जानते नहीं कि वो आपकी वोट लेके किसका इलाज करेंगे? आपका, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी सच्ची लड़ाई लड़ने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका अपना दल आजाद समाज पार्टी, उसका चुनाव निशान क्या है? जरा जोर से बताओ, नहीं और जोर से बताओ, पहले तो नहीं बताना चाहिए, नहीं तुम्हारी आवाज मुझसे कम है। क्या है चुनाव निशान? बहुत अच्छे। अब आखिरी बात सुनो, आगे के लिए क्या करना है। अभी एक बयान आया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, जो 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, वो प्रधानमंत्री जी जो चुनाव के समय कहते हैं मैं पिछड़ी मां का बेटा हूं, और चुनाव के बाद जो पिछड़े समाज के हक अधिकार को लुटवाने का काम करते हैं, वही प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो हैं विवेक ओबराय, आजादी के दिन के समय उनका यह बयान आना, मेरी बात पे गौर करना, कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है। यह संविधान पुराना हो गया। यह सिर्फ कोई बयान नहीं है, उसका अपना बयान नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं,
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारतीय संविधान के खिलाफ थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इनको ज्यादा मौका नहीं दूंगा। इसलिए हमने तय किया है कि बहुत जल्द दिल्ली से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेंगे पूरे देश के अंदर। और वो यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होगी, वो यात्रा राजस्थान में अभी आएगी और देश के पूरे देश के कई कोनों में जाएगी। उस यात्रा का मकसद ये है कि जो संविधान इस देश के हर एक व्यक्ति को बराबर का सम्मान और अधिकार और अवसर देता है, हम करोड़ों शोषितों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, देश की महिलाओं को सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है, वो संविधान जो गैर बराबरी से मुक्ति की बात करता है, वो संविधान जो अन्याय अत्याचार को खत्म करने की बात करता है, वो संविधान जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। आप इस मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ इतने अच्छे माइक लगे, कैंप लगे, उस संविधान की रक्षा के लिए भी आदमी का जन्म हुआ था। इसलिए मैं आपको वचन दे के वादा करता हूँ, मेरा वचन अटल है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, मेरी बात को याद रखना, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज अपने समाज से वादा कर रहा है कि भारतीय संविधान पे आंच नहीं आने दी जाएगी जब तक मेरे शरीर में खून का आखिरी कतरा गोली कल की रत्ती आज लगे। मुझे ये भी नहीं पता मेरा आखिरी दिन क्या होगा और कौन सा होगा, मगर मैं ये जानता कि लिख रहा हूं मैं अंजाम इसका कल आगाज आएगा और मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा, ये बात याद रखना। इसलिए भारतीय संविधान को बचाने की इस यात्रा के आप लोग साथी बने। और ये यात्रा की एक अच्छाई मैं आपको बता दूं, हमने निर्णय लिया है कि दिन में इस यात्रा के जरिए हम लोग समाज को तैयार करेंगे और टूरिज्म में ही होगा। ये यात्रा का तो साइकिल पे होगी या पैदल होगी, प्लस रात के ठहराव की व्यवस्था पहले से नहीं होगी। जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समाज की जिम्मेदारी होगी कि वो हमारे खाने का सोने की व्यवस्था करे, और समाज खाने सोने की व्यवस्था नहीं करेगा तो मैं वचन देकर कहता हूं कि हम लोग भी भूखे ही सो जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। ये पैगाम है मेरा समाज के नाम की, उनको तय करना है कि उनको इस आजादी के साथ जीना जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी। ये आपको इंतजार करना है कि जब संविधान खत्म हो जाएगा तब आप लड़ पाओगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आयोजक कमेटी का धन्यवाद देता हूं। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। मैं प्रशासन का, पुलिस का भी धन्यवाद, पहली बार धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि हमसे पहले तो आपने मुझसे ऐसी दुश्मनी निभाई सरकार के इशारे पे। भाई मैं भी आपकी तरह किसान, एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बेटा हूं, आप भी किसान का मेरे को बेटे। अगर आप मुख्यमंत्री मंत्री के बेटे होते तो आप 2 स्टार 3 स्टार नहीं होते, या कांस्टेबल हेड कांस्टेबल नहीं होते। मेरे भाइयों, ये मेरी बहनें भी जो हैं, आपको और हमें कोई टकराव नहीं है। हम अपने अधिकार के लड़ने के लिए जाते हैं और आपकी मजबूरी होती है सरकार के इशारे पे कि आपकी लाठियों से पिटना पड़ता है, लेकिन विश्वास करो आपकी लाठियों की पिटाई से हम लोग कमजोर नहीं होते, ताकतवर होते हैं, हमारे हौसले मजबूत होते हैं। लेकिन आप भी ये याद रखा करो कि लाठी थोड़ी आराम से चलाए करो। ये आपके अपने लोग हैं। मैं रिफॉर्म के तौर पर कह रहा हूं, अगर हमें अवसर मिला तो पुलिस के कर्मचारियों की 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग करेंगे और सप्ताह में एक छुट्टी देने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखें। जो कोई नहीं कर सकता, आप उनके लिए गुलाम टाइप हो और हमारे लिए आप सम्मान के हो। आप अपनी जान को दांव पे लगाते हो, इसलिए आप हमारी भी रक्षा करते हो, आम नागरिक की भी रक्षा करते हो। इसलिए आपसे कोई टकराव नहीं है, आपके लिए भी रिफॉर्म हम करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं
कि अब जब आपके क्षेत्रों में सभाएं हों और ये आंदोलन आगे बढ़े तो इसमें साथ देना और उन ताकतवर लोगों को जो पैसे के नशे में घमंडी हो गए उनको बताना कि ये छोटे मोटे लोग इस देश का इतिहास लिखेंगे। ये बात याद रखें। हमारे महापुरुषों ने कभी छोटे बड़े की बात नहीं की। हमारी तो पूरी लड़ाई छोटे बड़े के खिलाफ। हम तो समता समानता बंधुत्व भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। और मैं ये कहता हूं मानव मानव में भेद करे वो किताब कोई भी हो सकती है, मानव मानव को जो समान करे वो भारत का संविधान है, उसके सिपाही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।